हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। उसके अंदर अपन ने इंट्रो प्लस उसके एग्जाम्पल किए थे। क्या देखा था अपन ने, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी हमें, उसको अपन ने क्या किया था, एलपीपी में फॉर्मुलेट किया था और सोल्व करना आपको 12.1 में आपने सीख लिया था आपने, है ना। वही काम अपन यहाँ करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उनसे अपन एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे। एलपीपी में बनाना आपको सिखाऊंगा, सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा ना। आपको पता है कि सोल्व करना, आपने एलपीपी को सोल्व करना एक्सरसाइज 12.1 में और उसके इंट्रो में अच्छे से सीख लिया था, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना। तो एलपीपी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अपन। और अगर आपको 12.1 तक के सारे अगर आपको वीडियो देखने हैं चैप्टर में, तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th के सारे चैप्टर अलग से आपको सीरियल वाइज मिलेंगे, 10th के अलग से मिलेंगे और 11th के सारे चैप्टर आपको अलग से मिलेंगे सीरियल वाइज का। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर के अंदर भी सारी एक्सरसाइज के हैं, सीरियल वाइज है, सारे एग्जाम्पल आपको करवा रखे हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है 12.2 में, रेशमा। वही तरीका वही है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, जो सूचनाएं गिवन हैं उनको पहले लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कैसे करते हैं ना। रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में कम से कम 8 मात्रक और विटामिन 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। मतलब रेशमा जो है दो प्रकार के फूड को मिक्स करना चाहती है ना, और उस मिक्सचर में जो विटामिन ए है वो कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 8 यूनिट पर केजी होना चाहिए, है ना, 8 मात्रक तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो पर केजी में। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ, कम से कम भी नहीं दे रखा उसने, एनसीईआरटी में थोड़ा मिस प्रिंट है, आप ढंग से देख लें। ठीक है, ठीक है। तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपए पर केजी है और भोज्य क्यू की लागत क्या है, 80 रुपए पर केजी है। ये आपको दे दिया कि कॉस्ट प्राइस दे दिया किसका, फूड पी और क्यू का। और भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन पर केजी विटामिन ए है और 5 मात्रक पर केजी विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, है ना। पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में। भोज्य पी, है ना, पी की लागत, कॉस्ट ऑफ फूड पी, है ना, क्या है, ₹60 पर केजी। ठीक है। एंड भोज्य क्यू की लागत, जो पहले चीजें दे रखी है वो लिखते हैं अपन, है ना, ₹80 पर केजी। ठीक है। और विटामिन ए की आवश्यक मात्रा तथा मिश्रण में विटामिन ए व बी की कम से कम मात्रा क्रम से, विटामिन ए की तो है 8 मात्रक तथा इतनी विटामिन बी कितनी है, 11 मात्रक हो। ठीक है, ठीक है। ये तो सूचनाएं गिवन थी वो है। अब वो उसके अंदर और भी दिया कि फूड पी में, भोज्य पी में 3 मात्रक पर केजी तो है विटामिन ए और 5 मात्रक पर केजी, 3 यूनिट पर केजी है विटामिन ए और 5 यूनिट पर केजी है विटामिन बी फूड पी में। और फूड क्यू में क्या है, 4 यूनिट पर केजी तो विटामिन ए और 2 यूनिट पर केजी क्या है, विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत क्या कीजिए, है ना, मतलब जो अपन मिक्सचर तैयार करने वाले हैं उसकी मिनिमम कॉस्ट प्राइस अपन को फाइंड करनी है। और कॉस्ट प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, कितना फूड पी खरीदे और कितना फूड क्यू खरीदे। तो मान लेते हैं, है ना, माना भोज्य पी की का x केजी तथा भोज्य क्यू का y केजी लेकर मिश्रण बनाएंगे। ठीक है।
अपन ने डिसाइड किया कि फूड पी की तो x kg क्वांटिटी और फूड क्यू की y kg क्वांटिटी लेकर अपन क्या बनाएंगे, मिक्सचर तैयार करेंगे। तो पहले अपना जो अपन को मिनिमम किसको करना है, न्यूनतम लागत को, है ना, कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो पहले अपन लागत देखते हैं ना, तो मान लेते हैं ना, माना लागत क्योंकि क्या किससे लिख दिया मैंने, z से ना। अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होगा, क्योंकि लागत को न्यूनतम करना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, z ही होगा ना। देयरफॉर मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू, अब लागत कैसे निकलेगी, लागत कैसे निकलेगी, फूड पी की जो लागत है 60 रुपये पर केजी है, और कितना फूड खरीद रहे हैं अपन, x kg फूड खरीद रहे हैं, तो पी की लागत टोटल कितनी हुई, 60x, ठीक है, प्लस फूड क्यू की जो लागत है वो 80 रुपये पर केजी है, और अपन कितना फूड खरीद रहे हैं, फूड क्यू कितनी मात्रा खरीद रहे हैं फूड क्यू की, y kg। तो इससे फूड क्यू पर कितना खर्च होगा, 1 किलो के 80 रुपये हैं और y kg खरीद रहे हैं तो 80y हो गया ना, 80y, ठीक है। अब टेबल तैयार करते हैं। अब क्या तैयार करते हैं, टेबल पहले भी बना सकते हो, बाद में। ये कोई विशेष तरीका नहीं है, किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करे अपन कि पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखें, गिवन वैल्यू है वो तो पहले लिखनी है ना, वो तो अपन को क्वेश्चन से डिकोड करनी है, और फिर चाहे टेबल पहले बना दो चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले लिख दो ना। कोई विशेष पैटर्न नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, उससे से आपको आ जाएंगे ना। चलो यहीं लिख दे रहा हूँ ना। अब लिमिट किस पे दी है, लिमिट किस पे दी है, विटामिन ए की और विटामिन मात्रा मिश्रण में विटामिन ए तथा बी की मात्रा कम से कम कितनी है, 8 मात्रा और 11 मात्रा, मतलब लिमिट किस पे दी है, विटामिन ए और विटामिन बी पे दी है ना। तो देखते हैं उसको किस में लिखेंगे, अपन रो में लिखेंगे ना, टेबल में रो के अंदर, और इधर क्या लिखेंगे, विटामिन ए और विटामिन बी ठीक है, भोज्य पी और भोज्य क्यू, ठीक है। भोज्य पी में विटामिन है ना, इधर लिख दूं, ये क्या है, भोज्य, इधर तो क्या है, भोज्य है, और इधर क्या है, विटामिन है, विटामिन, ठीक है। अब भोज्य पी में जो विटामिन है ए है, देखो यहाँ आप देखो, ये देखो भोज्य पी में विटामिन 3 मात्रक पर केजी तो है विटामिन ए, 3 मात्रक पर केजी तो है विटामिन ए, और 5 मात्रक पर केजी है विटामिन बी, 5 मात्रक पर केजी है विटामिन बी है। भोज्य पी में 3 मात्रक पर केजी तो विटामिन ए और 5 मात्रक पर केजी विटामिन बी, ठीक है। जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए, 4 मात्रक पर केजी है विटामिन ए, ठीक है, और 2 मात्रक पर केजी है विटामिन बी, 2 मात्रक पर केजी है विटामिन बी, और इधर क्या है, कुल आवश्यक विटामिन ए की कुल आवश्यकता कितनी है मिश्रण में, क्रम से 8 मात्रक, 8 मात्रक। विटामिन ए कितना चाहिए मिश्रण में, ए में भोज्य पी और क्यू का जो मिश्रण करेंगे, पी से इतने विटामिन आएंगे, ए आएगा, और क्यू से विटामिन ए 4 मात्रक आएगा, पी से तो विटामिन ए कितना आएगा 3 मात्रक पर केजी, और भोज्य क्यू से फूड क्यू कितना विटामिन ए आएगा 4 यूनिट पर केजी, और वो टोटल मिला के कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए 8 मात्रक, और विटामिन बी कम से कम कितना होना चाहिए 11 मात्रक, ठीक है। अब इससे क्या लिखेंगे, क्योंकि अपन ने फूड पी की कितनी मात्रा खरीदी है अपन ने x, और फूड क्यू की कितनी मात्रा खरीदी है अपन ने y, लिखा अपन ने ना, मिक्सचर तैयार करें ना। तो अब देखते हैं क्या लिखते हैं ना, देयरफॉर व्यवरोध, है ना, क्या लिखेंगे, देखो विटामिन ए जो है भोज्य पी से आएगा 3 यूनिट पर केजी, और भोज्य पी कितना खरीद रखा है मैंने x केजी, तो टोटल विटामिन ए कितना आया 3x। देखो ना भी, भोज्य फूड पी में पर केजी कितना विटामिन ए है 3 यूनिट, और मैंने फूड पी कितना खरीद रखा है x केजी, तो
तो विटामिन ए फूड पी से कितना आएगा, 3x आएगा ना, प्लस फूड क्यू में जो विटामिन ए है 4 यूनिट पर केजी है, और मैंने फूड क्यू कितना खरीद रखा है, वाई, तो इससे टोटल कितना विटामिन ए आएगा फूड क्यू से, 4y। 4y ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। उसने बोला कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, नंबर 1। उसको क्या लिखेंगे, विटामिन ए अवरोध। कंस्टेंट किसका है ये, विटामिन ए का कंस्टेंट है ये, ठीक है। एंड अब विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी की बात करें, फूड पी में विटामिन बी कितना है, 5 यूनिट पर केजी, और फूड पी की मैंने कितनी क्वांटिटी मिक्स की है, एक्स केजी की है ना, तो यहाँ से फूड पी से विटामिन बी कितना आएगा, 5x। इसी तरह से आएगा 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि एटलीस्ट कितना चाहिए, एटलीस्ट जब बात आए तो अपन ये इनइक्वलिटी लेंगे, और एट मोस्ट आएगा तो क्या लेंगे, कम से कम, है ना, कम से कम दिस, उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। और इसका मतलब क्या है, अधिक से अधिक दिस, इससे अधिक नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है ना, ये याद रखें। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, नंबर 2, और ये कौन सी है, विटामिन बी अवरोध, है ना। और दो हमारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, नॉन ऋणात्मक अवरोध क्या होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारी क्या बन गई, LPP बन के तैयार होगी, फॉर्मुलेट होगी ना। इसको सोल्व करना आपको आता है, किससे, बाय ग्राफिकली ना। सोल्व दिस LPP बाय ग्राफिकली, ठीक है। इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे अपन, उससे मेरे पास जो फिजिबल रीजन आएगा वो तो या तो बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड। इन केस में क्या आएगा, लगभग बाउंडेड है ना। तो बाउंडेड आए तो अपन देखें कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z की जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम हो वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इष्टतम हल होगा। इस LPP का क्या होगा, इष्टतम हल। जिस कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है उसकी जो वैल्यू मिनिमम आए वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। उससे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख के हम बता देंगे कि x कोऑर्डिनेट तो है वो क्या करना पड़ेगा, कि फूड p की मात्रा है kg में, और y कोऑर्डिनेट जो है वो q की मात्रा है, फूड q की मात्रा है kg में। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा ना। तो सोल्व आप खुद से करें, इस तरह से बनाएंगे ना अपन, LPP बनाएंगे, सोल्व आप खुद से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या कह रहा है कि एक प्रकार की केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा मतलब फैट ना। केक फर्स्ट है, उसको बनाने के लिए, एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम तो आटे की और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तथा दूसरी प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये दे दिया, 2 केक हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे उसको, और दोनों में उसने कंडीशन दे दी कि केक फर्स्ट में 100 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम वसा चाहिए, 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा, और केक सेकंड में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा चाहिए, ठीक है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ, मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ केक्स, ठीक है, जो 5 kg आटा और 1 kg वसा के से बन सकती है। मतलब लिमिट हमें किस पे दे दी, देखो लिमिट किस पे है कि आटा हमारे पास कितना है 5 kg है और फैट जो कितनी है 1 kg है, ठीक है। लिमिट इस पे दे दी। यह मान लिया गया कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, और जो भी चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए ना उनकी कमी नहीं है। तो मान लेते हैं जो चीजें गिवन है पहले वो लिखते हैं ना आंसर में। दिया है कुल आटा, कुल फ्लोर जो है कितना है 5 kg, और कुल वसा कितनी है 1 kg, ठीक है। अब केकों की संख्या तो हमें वो तो कंडीशन है केक पे ना, वो तो टेबल में लिखेंगे केक फर्स्ट में इतना आटा और इतनी वसा चाहिए। तो माना
केक फर्स्ट की x तथा केक y की संख्या की अधिकतम संख्या जो 5 kg आटा तथा 1 kg वसा में बन सकते हैं, है ना। मैंने मान लिया कि केक फर्स्ट की तो केक सेकंड की, है ना, केक फर्स्ट की तो x संख्या, नंबर ऑफ केक फर्स्ट x और नंबर ऑफ केक सेकंड y बन सकते हैं 5 kg आटा और 1 kg वसा में बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो सूचनाएं हैं उससे टेबल बनाते हैं ना। लिमिट किस पे है, आटे पे और वसा पे, वो इधर लिखेंगे ना। इधर क्या लिखेंगे, केक फर्स्ट एंड सेकंड, इधर लिखेंगे आटा और वसा। टेबल थोड़ी अपन और तरीके से भी यूं भी बना सकते हैं ना। इधर क्या है, केक फर्स्ट और केक सेकंड। केक फर्स्ट की संख्या को मैंने x मान रखा है और केक फर्स्ट सेकंड की संख्या को मैंने y मान रखा है। इधर तो क्या है, केक, और इधर क्या है, सप्लीमेंट क्या है, थिंग्स, गुड्स, वस्तुएं। वस्तु कौन सी है, आटा और वसा। अब केक फर्स्ट में आटा कितना चाहिए, 200 ग्राम, 200 ग्राम है ना, ग्राम है ये, ग्राम। और वसा कितनी चाहिए, 25 ग्राम। केक फर्स्ट में वसा कितनी चाहिए, 25 ग्राम, ठीक है, इजी है। केक सेकंड में आटा कितना चाहिए, 100 ग्राम, और वसा कितनी चाहिए, 50 ग्राम, ठीक है। और कुल आटा और वसा जो है, कुल आटा कितना है, कितना है 5 kg और वसा कितनी है 1 kg, है ना। अब कंस्टेंट्स तैयार करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन माना z जो है वो क्या है, केकों की संख्या है, नंबर ऑफ केक्स। तो इससे हमें क्या करना, मैक्सिमाइज करना ना, केकों की अधिकतम संख्या बताओ। देयरफॉर मैक्स z इक्वल्स क्या है, x प्लस y। केकों की संख्या, केक फर्स्ट तो कितनी है, x है, और केक सेकंड कितनी है, y है। तो टोटल मिला केकों की संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस y, और जिसको क्या करना है, मेरे को मैक्सिमाइज करना है ना। ऑप्टिमल प्रॉब्लम है ये ना, ये क्या है, हमारी क्या है, प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। सिंस देखो, केक फर्स्ट में 200 ग्राम एक केक में आटा चाहिए, और केकों की संख्या कितनी है, x है, तो आटा कितना लगेगा, 200x प्लस केक y में, है ना। केक सेकंड जो है उसमें एक केक में 100 ग्राम आटा चाहिए, और केक सेकंड की संख्या कितनी है, y, नंबर ऑफ केक सेकंड कितने हैं, y हैं। तो केक सेकंड में कितना आटा लगेगा, 100y लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि आटा हमारे पास कितना है, 5 kg है, उससे ज्यादा तो आटा यूज में ले ही नहीं सकते, या तो पूरा 5 kg लेंगे या उससे कम लेंगे। अब ये देखो ग्राम में, ये दोनों यूनिट क्या है, ग्राम में है और ये kg में है, तो दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूं नहीं यहाँ ग्राम हो जाए, 5 kg में लिख दो ना। ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5000 ग्राम हो जाएगी ना। और यहाँ लिख दो सिंस 1 kg इक्वल्स टू, या 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम, ठीक है। और ये कौन सा कंस्टेंट्स है, आटे का कंस्टेंट्स है। इसको 2 से देखो, 100 से डिविजिबल है ये, और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, नंबर फर्स्ट कंस्टेंट्स आ गया। आटे से जो अवरोध उत्पन्न हुआ वो आ गया कि आटा 5 kg से ज्यादा यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। यहां लिख सकते हो आटे का अवरोध, आटे का कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर, आटे का अवरोध, ठीक है। और अब बात करते हैं वसा की, फैट की।
25 ग्राम तो केक फर्स्ट में एक केक में लगती है। 25 ग्राम फैट जो है केक फर्स्ट के एक केक में लगती है, और केक फर्स्ट की कितनी संख्या x है, तो कितना हो जाएगा 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल्स टू 1000। और ये किसका अवरोध है? वसा का अवरोध, वसा का अवरोध। ठीक है, ये पूरी जो इनइक्वालिटी है किससे 25 से डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा। और सोल्व करने में आसानी के लिए, वैसे तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए पूरी अगर इक्वेशन या इनइक्वालिटी एक नंबर से इनइक्वालिटी नॉन नेगेटिव नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव से, है ना। 25 भी पॉजिटिव है, 25 पॉजिटिव था सब तो पूरी से डिवाइड कर दिया, या 100 पॉजिटिव था तो 100 से डिवाइड कर दिया। माइनस से नहीं कर सकते ना, माइनस से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40, है ना, 25 चौका 100 40। ठीक है, ये वसा का अवरोध था। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होते हैं, एंड क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। इसको आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे, ये एलपीपी बन के तैयार होगी ना। इधर तो जो गिवन सूचना थी वो लिखी, उससे अपनी एलपीपी बनाई, इसको सोल्व करेंगे बाय ग्राफिकली मेथड ना। ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे, कॉर्नर पॉइंट आएंगे, और उन कॉर्नर पॉइंट पे मैं z की वैल्यू देखूंगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू देखूंगा, जहां पे मैक्सिमम आ रहा है उसी कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि की संख्या होगी। ये आप खुद से कर लेंगे ना। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक फैक्ट्री है, उसमें टेनिस रैकेट और क्रिकेट के बैट बनते हैं, ठीक है, बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटा शिल्पकार का समय लगता है ना। मशीन टाइम एक रैकेट को बनाने के लिए मशीन टाइम कितना है, 1.5 घंटा। और शिल्पकार मतलब उसको सजावट देने के लिए, थोड़ा सही करने के लिए 3 घंटे शिल्पकार को लगते हैं। और क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है, ठीक है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय तो 42 घंटे है, और शिल्पकार के समय 24 घंटे से अधिक नहीं है ना। मतलब लिमिट दे दी कि जो फैक्ट्री में मशीन का जो टाइम है वो कितना है, 42 घंटे। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर एक दिन में 42 घंटे कैसे हो सकते हैं ना। बोल रहे थे एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय तो 42 घंटे और शिल्पकार के समय 24 घंटे से अधिक नहीं। मतलब एक दिन में जो मशीन का टाइम है वो तो है 42 घंटे, और शिल्पकार का जो समय है वो 24 घंटे से अधिक नहीं है। मतलब सर 42 घंटे कैसे हुए? अरे मशीन एक थोड़ी ना, 5 मशीनें हो सकती है, 6 मशीनें हो सकती है ना। एक मशीन एक दिन में 7 घंटे काम करती है मान लो, और 6 मशीनें तो 42 घंटे हो गए कि नहीं हो गए। इसी तरह से शिल्पकार भी एक से ज़्यादा होगी, 5-6 होंगे, 2-3 घंटे ही काम करते होंगे ना। इस तरह से 24 और 42 घंटे मैनेज हुए, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हुआ करो कि एक दिन में 42 घंटे कैसे हुए, ठीक है। चलो ये तो गिवन चीज़ें थी। फिर दो पार्ट है इसमें, रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए, मतलब क्रिकेट बैट और टेनिस रैकेट को कितने नंबर ऑफ दोनों को बनाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे, है ना। बोले सर इसका मतलब क्या है, पूरी क्षमता से कार्य करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मशीन है वो 42 घंटे पूरी चल जाए, और शिल्पकार है पूरे 24 घंटे लगे रहे, पूरा कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, लाइट का या खराबी नहीं हो, पूरे चले, 42 और 24 घंटे दोनों चले तो पूरी क्षमता से कार्य करें ना। तब कितने बनेंगे, है ना, कितनी संख्या में बनाया जाता है कि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे, मतलब मैक्सिमम कितने क्रिकेट और बैट बनेंगे, है ना, जब ये कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रम से, है ना, एक टेनिस रैकेट पर तो 20 रुपए का और क्रिकेट बैट पर 10 रुपए का लाभ है, तो कारखाने का अधिकतम लाभ याद कीजिए, जो प्रॉफिट है वो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। ये सेकंड पार्ट था। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, और उससे पहले जो गिवन सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको डिकोड करते हैं आंसर में, है ना, दिया है। सबसे बात पहले ज्यादा क्या दिया, पहले क्या दिया उसने कि यांत्रिक समय कितना है, 42 घंटे कारखाने में, कुल यांत्रिक समय। बोले सर इंग्लिश में लिखो, इतनी भी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है इतने नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, समझा करो आप ना, गवर्नमेंट स्कूल से
किया तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, इंग्लिश में भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ। थोड़ा आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखिए ना, लिख नहीं सकता इतनी ज़्यादा इंग्लिश, है ना। कारखाने में कुल यांत्रिक समय कितना है? 42 घंटे, ठीक है। और कुल जो शिल्पकार का समय है, शिल्पकार का समय वो कितना है? 24 घंटे। ये तो दिया है, ठीक है। ये तो लिमिट दे दी। किस पे दे दी? लिमिट का पता चल गया मुझे, यांत्रिक समय पे दे दी और शिल्पकार के समय पे दे दी, ठीक है। अब वो तो कंडीशन है कि एक 10 सेकंड में ना, मान लेते हैं माना फर्स्ट पार्ट करें इसका ना, फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। माना कारखाने में टेनिस रैकेट, टीआर से लिख रहा हूँ, टेनिस रैकेट की एक्स तथा क्रिकेट बैट की वाई संख्या बनाई जाती है जब कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करता है, ठीक है। तब टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। देखो टेबल कैसे बनेगी। लिमिट किस पे है? यांत्रिक समय पे और शिल्पकार के समय पे, है ना। तो इन्हीं पे लिमिट है, ये इधर लिखेंगे रो में, है ना। यांत्रिक समय और शिल्पकार समय, इधर क्या वस्तुएं कौन कौन सी हैं? क्रिकेट बैट और वो लिख देंगे। और इधर क्या है? समय। इधर तो वस्तुएं और इधर क्या है? समय है, ठीक है। क्या लिख दूं? टेनिस रैकेट और दूसरा क्या है? क्रिकेट बैट या बल्ला, जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं ना, देखते हैं वापिस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कारखाने में टेनिस रैकेट और क्रिकेट बल्ले बनते हैं, ठीक है। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा तो यांत्रिक समय, टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5 घंटा तो यांत्रिक समय 1.5 घंटा, ठीक है। और 3 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। टेनिस रैकेट को बनाने में शिल्पकार का समय कितना? 3 घंटे एक को बनाने में, है ना, ठीक है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे तो यांत्रिक समय, 3 घंटे यांत्रिक समय। क्रिकेट बैट को बनाने में यांत्रिक समय कितना लग रहा है? 3 घंटा, ठीक है। और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है, 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। और कुल समय कितना है इधर? कुल कितना है समय? कुल यांत्रिक समय कितना है हमारे पास? 42 घंटे एक दिन में। और शिल्पकार का समय कितना है? 24 घंटे, ठीक है। अब बनाते हैं, पहले मान लेते हैं, माना Z इक्वल्स क्या है? क्रिकेट बैट या टेनिस रैकेट व क्रिकेट बैट की संख्या। फर्स्ट पार्ट करें अपन, सेकंड पे अभी कंसंट्रेट नहीं करें ना। देयरफॉर मैक्स जेड क्या होगा? x प्लस वाई, क्योंकि इनकी अधिकतम संख्या है ना, क्रिकेट बैटर कितनी संख्या में? मैक्सिमम। जब ये पूरी क्षमता से कार्य करेगा कारखाना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, तो क्रिकेट बैट और टेनिस रैकेट की संख्या जो मैक्सिमम बनाएगा वो ना, तो मैक्सिमम z हो गया। अब कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट्स क्या है? हमें टेनिस रैकेट कितने बनाए हैं? x लिख रखा है। माना कारखाने में टेनिस रैकेट की x तथा क्रिकेट बैट की संख्या y बनाई जाती है, ठीक है। अब एक टेनिस रैकेट पे यांत्रिक समय कितना लगता है? 1.5 घंटा। तो x पे कितना लगेगा? 1.5x, है ना, 1.5x, ठीक है।
क्रिकेट बैट पे, एक क्रिकेट बैट पे यांत्रिक समय कितना लगता है 3 घंटे, तो वाई बैट पे कितना लगेगा 3y प्लस 3y, और टोटल उपलब्ध घंटे कितने हैं 42 घंटे। उससे ज़्यादा लग नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा नहीं लग सकते, उससे कम लग सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। 42 घंटे से ज़्यादा तो ये समय हो ही नहीं सकता, टोटल समय 42 घंटे, यांत्रिक समय जो मशीन का टाइम है उतना ही है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है ना। तो यह है नंबर फर्स्ट, किसका, कौन सा कंस्ट्रेंट है ये, यांत्रिक समय अवरोध, यांत्रिक समय अवरोध, ठीक है। दूसरी बात करते हैं शिल्पकार के समय की। टेनिस रैकेट के एक रैकेट पे, टेनिस के एक रैकेट पे शिल्पकार का समय कितना लगता है 3 घंटा, और रैकेट कितने x, तो 3x प्लस इसी तरह से कितना है y लेस देन इक्वल्स टू 24 नंबर सेकंड। और ये कौन सा है, शिल्पकार समय, शिल्पकार समय अवरोध लिख दो आप, जो समझ जाएगा वो। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होते हैं, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब टेनिस रैकेटों की संख्या भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमारी बन के तैयार होगी LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन के तैयार होगी। इसको आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो आप फिर देखेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है, जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम हो वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मतलब उस पॉइंट पे, जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है उसमें जो x की वैल्यू होगी तो वो तो होगी क्रिकेट के बल्लों की संख्या, टेनिस रैकेटों की संख्या, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या देगा हमें, क्रिकेट बैट की संख्या। ये तो फर्स्ट पार्ट से आप कर लेंगे ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, सोल्व आप खुद करेंगे है ना। सॉल्यूशन क्या करना है आपको, खुद करना है, ग्राफिकली खुद से सोल्व करना है। इसको सोल्व नहीं करके दिखा रहा, मैंने आपको पहले बताया था बोर्ड पे जगह कम है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, LPP बनाने में पूरा बोर्ड भर जा रहा है, तो अपन सोल्व करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो फील नहीं आएगा आपको समझ में तो आ रहा है। सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी, एक्सरसाइज 12.1 में एक भी क्वेश्चन उससे पहले का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, इसीलिए नहीं छोड़ा था कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए ना। अगर आपको सोल्यूशन करना, LPP सोल्व करना नहीं आ रही तो पहले आप जाके एक्सरसाइज 12.1 ढंग से देख लेना, उसमें मैंने सारा डिटेल में बता रखा है। सेकंड बार देखते हैं, क्रिकेट के बल्ले पर लाभ क्रम से 20 रुपये, सॉरी रैकेट पर लाभ तो है 20 रुपये और बल्ले पर लाभ कितना है 10 रुपये दिया है। टेनिस रैकेट पर लाभ बराबर कितना है 20 रुपये, तथा एंड क्रिकेट बैट पर लाभ कितना है 10 रुपये। तो मैं मान लेता हूँ, इसमें माना z इक्वल्स क्या है, कुल लाभ, क्या है कुल लाभ। इसलिए क्या कह रहा है, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रम सदिश है तो कारखाने का अधिकतम लाभ मैक्सिमम z इक्वल्स टू क्या बनेगा, कुल लाभ। कैसे निकलेगा, एक टेनिस रैकेट पर 20 रुपए का लाभ है और टेनिस रैकेटों की संख्या कितनी है x है, तो टेनिस रैकेटों से कितना लाभ होगा 20x प्लस क्रिकेट के एक बल्ले पर 10 रुपए का लाभ है और क्रिकेट के बल्लों की संख्या कितनी है y है, तो कितना हो जाएगा 10y। इसको मैक्सिमाइज करना है ना, सेकंड पार्ट में इसको मैक्सिमाइज करना है। कॉर्नर पॉइंट वही होंगे, कॉर्नर पॉइंट जो सोल्व कर रखा है ना अपन ने, ग्राफिकली सोल्व कर रखा है, कॉर्नर पॉइंट वही लेंगे, उन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे है ना, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो वहीं बता देंगे कि क्रिकेट टेनिस रैकेट कितने बनाने हैं और क्रिकेट बल्ले कितने बनाने हैं ना, अधिकतम लाभ पता चल जाएगा ना। मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को फाइंड करना, तो देख लेना किस कॉर्नर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो वो बता देंगे आप है ना। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो एक्स वाई का आंसर है वही जिस पे ये मैक्सिमम हो उसी पे ये मैक्सिमम हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग है। देख लो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड मैक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्स जेड इक्वल्स टू 20x प्लस वाई है ना। कॉर्नर पॉइंट इसी को सोल्व करके, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यही है, अलग नहीं है ना, ग्राफ एक ही बनेगा,
इसमें अलग कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, सेम पे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा अलग पे हो सकता है, लेकिन अलग पे भी हो सकता है ना। इसमें अलग पॉइंट पे, अलग कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे आप बता देंगे ना। इसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सोल्व आप खुद से करेंगे ना, सोल्यूशन आप इसका खुद से फाइंड करेंगे, सोल्व करना आपको आता है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। कोई फैक्ट्री है, कोई भी दुकान है, कोई भी कारीगर है, वो क्या कर रहा है, नट और बोल्ट बनाता है, ठीक है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे लगते हैं ना। 2 मशीनें उसके पास, और एक पैकेट नट बनाने की उसको मशीन ए पर तो कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा, और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर लगता है। बोल्ट बनाने का भी समय दे दिया मशीन और बी का, ठीक है। वह नटों से ₹17.50 प्रति पैकेट और बोल्टों पर ₹7 प्रति पैकेट का लाभ कमाता है। उसने दे दिया कि एक पैकेट जब बेचेगा नट का तो ₹17.50, ₹17.5 का लाभ कमाता है, और बोल्ट पर एक पैकेट पर ₹7 का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि मशीन प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, लिमिट दे दी किस पे, समय पे, किसके समय पे, मशीन और बी को जो काम करने का समय उस पर लिमिट दे दी, ठीक है। वो कितने कितने घंटे काम करेंगी, 12 घंटे काम करेंगी। तो प्रत्येक नट कितने पैकेट, तो प्रत्येक के कितने पैकेट बनाए जाए, मतलब नट और बोल्ट के कितने पैकेट बनाए जाएं कि लाभ क्या हो, मैक्सिमम हो, लाभ अधिकतम हो। तो पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं, है ना। ये तो टेबल में जाएंगे ना कि मशीन ए पर 1 घंटा, बी पर 3 घंटे, ये तो टेबल में जाएंगी, ठीक है। और करना पड़ता है, नटों से लाभ दे दिया ना, लाभ लिखते हैं पहले, आंसर में दिया है कि नटों से 17.5 प्रति पैकेट, है ना। नटों के एक पैकेट पर लाभ बराबर कितना है, 17.50 और बोल्टों के प्रत्येक पैकेट पर लाभ बराबर कितना है, 7.00 तथा मशीन ए व बी का प्रतिदिन अधिकतम उपयोग, है ना। कितना अधिकतम उपयोग कर सकते हैं अपन, उपयोग बराबर कितना है, 12 घंटे। इससे ज़्यादा नहीं उपयोग में ले सकते, ज़्यादा लेंगे तो खराब हो जाएगी ना, दे दिया उसने साफ साफ, है ना। अब टेबल बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और लिमिट किस पे दी है, समय पे, मशीन ए के और बी के समय पे, है ना। मशीन ए पर समय और मशीन, लिमिट में समय पे दिए तो उसको लाइन में लिखेंगे, रो में लिखेंगे ना, मशीन बी पर समय। किसका, नटों का। नटों को कितना समय लगता है मशीन ए पर, बी पर कितना समय लगता है, और बोल्ट, नट और बोल्ट, ठीक है। इधर तो क्या है, वस्तुएं कौन सी है, नट और बोल्ट हैं, और इधर क्या समय है, मशीन ए पर समय कितना है, बी पर कितना है ना। हाँ अब देखते हैं, वापिस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टेबल अपनी तैयार होगी, तैयार करेंगे, देखो रूपरेखा दे दी टेबल को। एक पैकेट नट के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, है ना। मशीन नट के निर्माण में, एक पैकेट के निर्माण में मशीन ए पर कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, ठीक है। और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। मशीन बी पर कितने घंटे, 3 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर, बोल्ट के एक पैकेट निर्माण में मशीन ए पर कितना समय है, 3 घंटे, ठीक है। और मशीन 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है, मशीन बी पर कितना है, 1 घंटा, ठीक है। और कुल समय कितना है इन मशीनों का, इसका भी 12 घंटे और इसका भी 12 घंटे। मैं मान लेता हूं ना, मन अधिकतम
लाभ कमाने के लिए ये बाद में लिख दो, पिछले वाले क्वेश्चन में ये पहले लिखा था मैंने ना, नटों के एक्स पैकेट व बोल्टों के वाई पैकेट का निर्माण किया जाना चाहिए। मैंने मान लिया है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नट के तो एक्स पैकेट और बोल्ट के कितने पैकेट, नट के कितने पैकेट एक्स और बोल्ट के कितने पैकेट वाई का निर्माण किया जाए। मान लेता हूँ, माना z इक्वल टू क्या है, लाभ क्या है, प्रॉफिट जो है उसको मैंने किससे मान लिया, z से। अब इसकी ये बनाते हैं अपन एलपीपी, देखो कैसे। इसलिए मैक्स जेड लाभ को मेरे को क्या करना है, अधिकतम, तो मैक्स जेड इक्वल क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। एक पैकेट नट के ऊपर लाभ कितना है, 17.50 रुपए, और नटों के पैकेटों की संख्या कितनी है, x है ना, तो कितना हो जाएगा 17.5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक पैकेट पर 17.5 रुपए का लाभ और पैकेटों की संख्या कितनी है, x है, तो इतना, ठीक है। प्लस एक पैकेट बोल्ट के पर लाभ कितना है, 7 रुपए, और बोल्टों के पैकेटों की संख्या कितनी है, y है, तो कितना हो जाएगा 7.0y, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये लाभ फलन है, वो लिख दिया मैंने, जेड इक्वल क्या है, लाभ है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं कि मशीन ए का समय कितना है, टोटल 12 घंटे है और बी का भी 12 घंटे, तो कंस्ट्रेंट्स इससे ज्यादा नहीं यूज में ले सकते, इससे कम ही ना, तो देखते हैं। नट के एक पैकेट पर, नट का एक पैकेट मशीन ए पर कितना समय लेता है, 1 घंटा, और पैकेटों की संख्या कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा x, एक x लिख दो, x लिख दो। बोल्ट का एक पैकेट मशीन ए पर कितना समय लेता है, 3 घंटे, तो और बोल्टों के पैकेटों की संख्या कितनी है, y है, तो कितना समय लेगा बोल्ट, 3y। बी मशीन ए पर नट के x पैकेट बनाने में x घंटे लगेंगे, और बी ए पर बोल्ट के y पैकेट बनाने में 3y घंटे लगेंगे, और दोनों मिला के 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकते, नंबर फर्स्ट। और क्या लिखेंगे, मशीन ए के समय का अवरोध। इसी तरह नट के एक पैकेट बनाने में मशीन बी पर 3 घंटे लगते हैं, तो एक्स पैकेट में 3y प्लस 3y नहीं 3x, क्योंकि नट के पैकेट कितने x है, और प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 12। ये क्या हो गया, मशीन बी के समय का अवरोध। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स 0, क्योंकि नटों के पैकेट और बोल्टों के पैकेट नेगेटिव हो नहीं सकते, है ना। ये हमारी एलपीपी बन के तैयार होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये दो कंस्टेंट्स हैं और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। इनसे अपन ग्राफिकली इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिजिबल रीजन मिलेगा, उसमें अपन देखेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है ये मैक्सिमम होगा, जिस भी पॉइंट पे z मैक्सिमम हो ना, अधिकतम लाभ कमाया जाए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितने पैकेट है ना, जिस भी पॉइंट पे, जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या देगा हमें, नटों के पैकेटों की संख्या, और उस पॉइंट का, जिस कॉर्नर पॉइंट पे z मैक्सिमम हो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, बोल्टों के पैकेटों की संख्या देगा, जिससे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो आप इसको सोल्व ग्राफिकली खुद से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें 2 प्रकार के स्क्रू बना रहे हैं, वो ए और बी प्रकार के, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े ना। प्रत्येक पेच के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता है। पेच जो है उनको बनाएंगे तो 2 मशीनों पे उनको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें एक स्वचालित है तथा एक हस्तचालित है। 2 मशीनें हैं, उनमें एक तो ऑटोमेटिक है और दूसरी क्या है, मैनुअल है। एक को तो बंदा चला रहा है और दूसरा क्या, ऑटोमेटिक है, काम कर रही है वो, ठीक है। एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित तथा 6 मिनट हस्तचालित मशीन पर कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तथा एक पैकेट पेच के निर्माण में 6 मिनट तो स्वचालित तथा
6 मिनट तो स्वचालित तथा 3 मिनट हस्तचालित मशीन पर कार्य करना पड़ता है। पेज ए और बी पर उन्होंने टाइम दे दिया कि मशीन ऑटोमेटिक मशीन पर पेज ए के एक पैकेट का कितना समय ले रहा है और मैनुअली मशीन पर कितना समय लग रहा है, इसी तरह बी पर दे दिया। ठीक है, प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम करने के लिए उपलब्ध है। अब लिमिट दे दी है ना, लिमिट दे दी मशीनों के चलने के टाइम पे कि दोनों मशीनें कितने घंटे चल रही है, रोजाना 4 घंटे चलती है। ठीक है, लिमिट दे दी। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि यार जो समय है जो अपन टेबल में शो करेंगे उसको रो में शो करेंगे ना, समय को किस में शो करेंगे, रो में शो करेंगे। ठीक है, निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए और पेज बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए का लाभ कमाता है। ये भी दे दिया कि एक पैकेट ए पर तो 7 रुपए का और एक पैकेट बी पेज पर 10 रुपए का लाभ है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेजों के पैकेट बिक जाते हैं। और ये भी है, श्योर है कि जितने एक दिन में पैकेट बनाएंगे वो सारे के सारे बेच देंगे। कई बच्चे उससे पूछते हैं कि सर पैकेट कोई बच्चे बिका नहीं तो नहीं, वो कह रहा सारे बिक जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका। ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेजों के बनाए जाएं जिससे लाभ अधिकतम हो तथा अधिकतम लाभ भी ज्ञात करो। मतलब पैकेटों की संख्या भी चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना। तो दो चीजें गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, चलो वापिस से पढ़ते हैं। प्रत्येक मशीनों पर आ सकता है, मशीन स्वचालित है। ठीक है, एक पैकेट पेज के निर्माण में तो टेबल में जाएगा, क्योंकि समय पे तो क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है और लिमिट वाली चीज कहाँ जाएगी, टेबल में जाएगी। हर चाली मशीन प्रत्येक मशीन अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। और लाभ वाले लिखते हैं ना, दिया है एक पैकेट पेज ए पर लाभ बराबर कितना है, 7 रुपए और एक पैकेट पेज बी पर लाभ बराबर कितना है, 10 रुपए। क्वेश्चन को देख के अपन ने जो चीजें दे रखी थी वो लिख दी। और दोनों मशीनों का समय प्रतिदिन दोनों मशीनों का उपलब्ध समय बराबर कितना है, 4 घंटे। अधिकतम समय कितना है वो, 4 घंटे है भाई। अधिकतम समय लिख दो या समय लिख दो, अधिकतम समय 4 घंटे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है ना। मतलब जो हमारी इनइक्वालिटी बनेगी लेस देन इक्वल्स टू की बनेगी, ग्रेटर देन नहीं, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते अपन, उससे कम रहेंगे ना। ठीक है, तो मान लेता हूं, माना अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन पेज ए के x पैकेट तथा पेज बी के y पैकेट का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बनाते हैं टेबल। तो स्वचालित लिमिट किस पे दी है, समय पे, दोनों मशीनों के समय। और मशीनें दो कौन सी है, एक तो स्वचालित मशीन और दूसरी कौन सी है, हस्तचालित मशीन। स्वचालित मशीन का समय और दूसरी कौन सी है, हस्तचालित मशीन, मैनुअली मशीन का जो टाइम है का समय वो ऑटोमेटिक दी है, मैनुअली है ना। ठीक है, इधर क्या है, पेज ए और पेज बी। ठीक है, लिख दो। इधर तो क्या है, वस्तुएं हैं, इधर तो क्या लिखी मैंने, वस्तुएं, और इधर क्या है, समय है, समय बता रही है। ये नीचे क्या बता रही है, समय, है ना। अब देखो पेज ए को स्वचालित मशीन पर, पेज ए का एक पैकेट बनाने में स्वचालित मशीन पर कितना समय लगता है वो पढ़ते हैं वापिस से, जिसमें स्वचालित है तथा दूसरी हस्तचालित है। ठीक है, एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित मशीन पर, कितना, 4 मिनट
स्वचालित मशीन पर, और 6 मिनट हस्तचालित मशीन पर। पेज ए के एक पैकेट के निर्माण में हस्तचालित मशीन पर कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अब तक तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपने इतनी एलपीपी फॉर्मुलेट करना सीख लिया है, कर ली है। 3 तो एग्जाम्पल और लगभग 4 ये एक्सरसाइज के अंदर कर ली है एलपीपी फॉर्मुलेट, तो आपकी प्रैक्टिस है, आप इजीली कर देंगे। अब आपको आगे कोई जोर नहीं आने वाला है ना, मैं मान के चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है अच्छे से ना। ठीक है, पेज बी की बात करते हैं। ठीक है, तथा एक पैकेट पेज बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित मशीन। पेज बी के एक पैकेट के निर्माण में स्वचालित मशीन पर कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। ठीक है, स्वचालित तथा 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य है। हस्तचालित मशीन का कितना कार्य? पेज बी के एक पैकेट निर्माण में 3 मिनट। और इनका कुल समय कितना है? दोनों का कुल समय कितना है? दोनों का कुल समय कितना? दोनों मशीनों का कुल समय कितना है? ये भी 4 घंटे कार्य करती है और ये भी 4 घंटे कार्य करती है ना। मैंने अधिकतम लाभ के लिए पेज ए के कितने पैकेट बनाए हैं? एक्स, और पेज बी के कितने पैकेट बनाए हैं? वाई, है ना। हमें क्या चाहिए? माना लाभ अधिकतम करना ना, माना z बराबर क्या है? लाभ। क्या है? लाभ। इसलिए अब एलपीपी बनाते हैं। देखो, ये तो जो चीजें गिवन थी उनको डिकोड किया, क्या क्या गिवन है, और उससे एक टेबल बना ली, है ना। अब एलपीपी, मुझे भी पता चल गया कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? प्रॉफिट फंक्शन होगा ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा? प्रॉफिट फंक्शन होगा, क्योंकि लाभ को अधिकतम करना है ना, अधिकतम लाभ करना है। तो मान लिया कि z जो है वो क्या? लाभ है। देयरफॉर मैक्स z वो कितना होगा? देखते हैं कितना होगा ना। देखो, एक पैकेट पेज ए पर लाभ कितना है? 7 रुपए, और पेज ए के पैकेटों की संख्या कितनी है? x। एक पैकेट पर 7 रुपए है और पैकेटों की संख्या x है, तो ए पर कितना लाभ हुआ? पेज ए से कितना लाभ हुआ? 7x। बोले सर कैसे? एक पैकेट पेज पर लाभ है 7 रुपए और पैकेटों की संख्या x है, तो 7x हुआ ना। प्लस एक पैकेट पेज बी पर लाभ कितना है? 10 रुपए, और पैकेटों की संख्या कितनी है? बी के पैकेटों की संख्या कितनी है? y है, तो कितना हो गया? 10y। ये तो हमें मैक्सिमाइज करना है, ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब कंस्ट्रेंट्स पे बात करते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट्स पे बात करते हैं। पेज ए के एक पैकेट निर्माण में स्वचालित मशीन पर कितना समय है? 4 मिनट। तो x पैकेट पे कितना लगेगा? एक पैकेट पर 4 मिनट है, तो x पैकेट पर कितना होगा? 4x। 4x प्लस एक पैकेट पेज बी के निर्माण में स्वचालित मशीन पर 6 मिनट लगते हैं, तो y पैकेट पर कितना लगेगा? 6y। लेस देन इक्वल टू, सर क्यों? ग्रेटर देन क्यों नहीं? क्योंकि अधिकतम समय स्वचालित मशीन का अधिकतम समय कितना है? 4 घंटे है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं। अब ये मिनट में है दोनों, ये घंटे में। इसको यहीं लिख देता हूँ, 4 घंटे को यहीं लिखता हूँ, 6 चौक 24, 240 मिनट। इसको भी लिख सकता हूँ 240 मिनट, तो यहीं पता चल जाएगा ना। लेस देन इक्वल्स टू 240, और ये कौन सा कंस्टेंट है? स्वचालित मशीन के समय का अवरोध तो पूरी क्वेश्चन 2 से डिविजिबल है, और लगा के लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 120। 6 चौका 24 है ना। ये नंबर फर्स्ट कंस्टेंट आ गया मेरे पास स्वचालित मशीन का। अब बात करते हैं हस्तचालित मैनुअली मशीन की बात करते हैं। पेज ए के एक पैकेट निर्माण में मैनुअली मशीन पर कितना समय लगता है? x 6 मिनट। और पेज ए के कितने पैकेट हैं? मतलब एक पैकेट पर लग रहा है 6 मिनट, x पैकेटों पे कितना लगेगा? 6x। प्लस पेज बी के एक पैकेट के निर्माण में मशीन बी पर कितना समय लग रहा है, या हस्तचालित मशीन पर कितना समय लग रहा है? 3 मिनट। और पैकेटों की संख्या कितनी है? y। तो टोटल समय कितना हुआ? 3y। लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 240, क्योंकि मशीन कितने घंटे काम करी? 4 घंटे। और मिनट, क्योंकि ये इकाइयाँ मिनट में है, तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे। इनइक्वलिटी में, इक्वेशन में कभी भी यूनिट अलग अलग रख के अपन यूँ सोल्व नहीं कर सकते ना। जब भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो यूनिट क्या होनी चाहिए? सबकी एक होनी चाहिए। ये मिनट में है, चाहे तो इन दोनों को घंटे में चेंज कर दो, चाहे इसको मिनट में चेंज कर दो। तो मैं मिनट में चेंज कर दिया ना। ये पूरी 3 से डिविजिबल है, और 2x प्लस वाई, ये 2 से डिविजिबल थी, ये 3 से डिविजिबल। लेस देन इक्वल्स टू 3 से किया तो 8 3 24 80,
नंबर सेकंड। और ये कौन सा है? हस्तचालित मशीन के समय का अवरोध, है ना। और दो नॉन नेगेटिव अवरोध हैं मेरे पास, कांस्टेंट हैं, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारी एलपीपी बन के तैयार होगी। इसको आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे, इसको आप क्या करेंगे? ग्राफिकली सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो ग्राफ में देखेंगे कॉर्नर पॉइंट आएंगे, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट आएंगे। आप उन सभी कॉर्नर पॉइंट पे देखेंगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे है। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे हो वो मैक्स z क्या होगा? अधिकतम लाभ होगा। अधिकतम जब जिस कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो वो तो क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अधिकतम लाभ होगा। और उस कॉर्नर पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो तो क्या होगा? पेज ए के पैकेटों की संख्या, और y कोऑर्डिनेट जो देगा मुझे वो क्या देगा? पेज बी के पैकेटों की संख्या, है ना। तो सॉल्यूशन आप खुद करेंगे ना, एलपीपी बना के फॉर्मुलेट करनी सिखा रहा हूँ, सोल्व करनी मैंने आपको 12.1 के अंदर अच्छे से सिखा दी थी ना। तो आप सोल्व आप खुद से करेंगे। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए बाकी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 12.2 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।